वेलकम टू यूपीएससी वाला। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपसे पीएसआईआर के संदर्भ में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आईएएस 2022 के 2022 के मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के विषय में कुछ क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो एक लंबा डिटेल सेशन होगा, लंबा वीडियो बनेगा, वो भी करेंगे हम लोग क्लास के दौरान, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी एक संक्षिप्त सा वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको केवल ये आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना होता है। तो केवल इस समझ को विकसित करने के लिए कुछ क्वेश्चंस केवल इस वीडियो में ले रहे हैं, जिससे ये वीडियो संक्षिप्त सा हो, छोटा हो, और बहुत लेंदी वीडियो के लिए जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम लोग अलग से वीडियो प्लान कर रहे हैं और वो वीडियो अलग से आएगा। तो चलो हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं पीएसआईआर ऑप्शनल के। देखो, जो पहला क्वेश्चन है आईएएस 2022 के आईएएस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है टिप्पणी करने के लिए कि लगभग 150 वर्ड्स में टिप्पणियाँ करनी होती हैं। सो हाउ टू राइट गुड आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, इस पर हम एक अलग सेशन लेंगे और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अलग करेंगे, वो एक अलग वीडियो में प्लान होगा। अभी हम लोग केवल टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज केवल इस बात का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आंसर की डिमांड होती है, क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है, हमें आंसर में क्या लिखना होता है। तो देखो, हर अलग अलग नज़रिए से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। सबसे पहला है लॉक का सामाजिक अनुबंध। तो पहले क्वेश्चन में अनेक प्रश्न हैं, अनेक टॉपिक हैं जिन पर टिप्पणियाँ लिखनी थी, और उन टिप्पणियों में एक टॉपिक लॉक का सामाजिक अनुबंध है। तो क्या है लॉक का सामाजिक अनुबंध, हम लोग को इस पर कमेंट करना है। तो क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो हमें पता होना चाहिए कि लॉक का सामाजिक अनुबंध क्या है, लॉक ने सामाजिक अनुबंध का ये विचार क्यों दिया है, और उन्होंने सामाजिक अनुबंध के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इस विचार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इन्हीं बातों को उल्लेख करना हमारा यहाँ पर पर्पस होता है, बस इन्हीं बातों को हमें यहाँ पर उल्लेखित करना है। तो क्या है लॉक का सोशल अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट? लॉक ने राज्य के निर्माण के संदर्भ में सामाजिक अनुबंध का विचार दिया है। तो राज्य के निर्माण के संदर्भ में बहुत सारे थेरीज हैं, डिवाइन थेरी है, दैवीय सिद्धांत है, और भी। तो उसी क्रम में ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी है जो डिवाइन थेरी के अपोजिट दी गई है, और व्यक्ति की जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, इस उद्देश्य के लिए इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है लॉक के द्वारा। हम जानते हैं लॉक उदारवादी विचारक हैं, और उन्होंने इसी दृष्टिकोण से व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के नज़रिए से इस विचारधारा का प्रतिपादन किया है। तो ये एक बेसिक सा थीम है, इसी थीम के अराउंड हमें आंसर को लिखना है, यही थीम है इस आंसर की। तो क्या क्या बातें लिखनी होंगी, हमें बताना होगा कि यह विचारधारा राज्य के निर्माण से संबंधित है। राज्य के निर्माण के संदर्भ में जो दैवीय सिद्धांत का प्रचलन रहा है, दैवीय संकल्पना, डिवाइन कॉन्सेप्ट का प्रचलन रहा है, यह उसके विपरीत दी गई संकल्पना है, उसके विरोध में दी गई अवधारणा है। डिवाइन कॉन्सेप्ट ये मानता है कि राज्य एक दैवीय कृति है, ईश्वरीय कृति है। इसके विरुद्ध सामाजिक अनुबंध का विचार यह मानता है कि राज्य की संकल्पना लोगों से मिलकर उत्पन्न होती है। जब लोग मिलजुल कर एकत्र होते हैं, लोग मिलजुल कर सहयोग करते हैं, तब राज्य की संकल्पना जन्म लेती है। लोग मिलजुल कर सहयोग क्यों करते हैं? लोग इसलिए मिलजुल कर सहयोग करते हैं जिससे उनके जीवन की सुरक्षा हो सके, जिससे उनके स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सके, क्योंकि उदारवादी स्वतंत्रता पर अधिक बल देते रहे हैं, इसीलिए उनके थॉट इसके इर्द गिर्द बुने गए हैं, और व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इस उद्देश्य के लिए लोगों को मिलजुल कर एकत्र होना चाहिए, और मिलजुल कर सहयोग और सहमति के आधार पर जो संकल्पना राज्य की जन्म लेती है, वह संकल्पना सामाजिक अनुबंध
के रूप में जानी जाती है। तो कैसे सामाजिक अनुबंध के रूप में संकल्पना जन्म लेती है? लॉक ने सामाजिक अनुबंध की संकल्पना के विकास के लिए एक प्राकृतिक दशा की कल्पना की है, नेचुरल स्टेट की कल्पना की है। हालांकि लॉक की यह कल्पना हॉब्स के अगेंस्ट है। अब उतनी गहराई में अलग हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, अभी केवल आंसर फॉर्मेट की बात करते हैं। तो लॉक ने एक नेचुरल स्टेट की कल्पना की है, प्राकृतिक दशा की कल्पना की है। प्राकृतिक दशा क्या है? नेचुरल स्टेट क्या है? नेचुरल स्टेट का आशय है कि समाज में सभी व्यक्ति शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना चाहते हैं। तो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक मिलजुल कर सहयोग के साथ रहना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ नैतिकता के नियम बनाते हैं, वे नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। ये एक नेचुरल स्टेट है, ये एक प्राकृतिक दशा है समाज की। अर्थात समाज प्राकृतिक रूप से स्वयं में शांति की स्थापना चाहता है और इस शांति की स्थापना के लिए नियम आदि स्वयं बना करके, नैतिकता के नियम आदि स्वयं बना करके उस शांति को बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन लॉक कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसमें विघ्न डालते हैं। वो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न करते हैं, और जब ऐसे लोग समाज की शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जब ऐसे लोग समाज में नियमों का उल्लंघन करते हैं जिससे समाज की व्यवस्था भंग होने लगती है, तब समाज के ही लोग मिलजुल कर एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करते हैं जिससे कि ऐसे लोगों को यह कार्य करने से रोका जा सके या ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मामलों में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। व्यक्ति स्वयं न्याय नहीं करेगा, बल्कि व्यक्ति न्याय करने की जिम्मेदारी एक समुदाय को सौंप देगा, एक समुदाय को सौंप देगा। और व्यक्ति मिलजुल कर यह जिम्मेदारी एक समुदाय को कैसे सौंपेगा? व्यक्ति मिलजुल कर एक सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। और यह नागरिक समाज स्थापित कैसे होता है? यह नागरिक समाज लोगों के बीच एक शर्तों पर आधारित होता है। कैसी शर्तें होती हैं लोगों के बीच? लोगों के बीच परस्पर सहयोग, मिलजुल कर रहने और कार्य करने की सहमति होती है, और इसी सहमति के आधार पर यह नागरिक समाज निर्मित होता है। तो जैसे मिलजुल कर यह नागरिक समाज एक दूसरे के साथ एकत्र होकर के निर्मित किया जाता है, यह सामाजिक अनुबंध को जन्म देता है। ये जो शर्तें हैं, कौन सी शर्तें? जो लोग एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं कि सामाजिक नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे, सामाजिक नियमों का पालन करेंगे, समाज में व्यवस्था को बनाए रखेंगे, इसी के आधार पर ही नागरिक समाज का जन्म होता है, और यही सामाजिक अनुबंध के रूप में जाना जाता है। सामाजिक अनुबंध यानी समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ किया गया समझौता, इसी शर्तों के आधार पर समझौता, जिससे कि समाज में सभी मिलजुल कर कार्य करें, और सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो सभी के जीवन के अधिकार की रक्षा होगी, सभी के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होगी, और सभी के संपत्ति के अधिकार की रक्षा होगी। यह तभी संभव है जब सब मिलजुल कर इन्हीं शर्तों के अधीन कार्य करें, अर्थात सामाजिक अनुबंध का पालन करें। अब जब सामाजिक अनुबंध का इस प्रकार से पालन किया जाता है, तो यह सामाजिक अनुबंध का पालन करने में पहली शर्त तो यही होती है कि लोग मिलजुल कर एक सिविल सोसाइटी निर्मित करते हैं। लेकिन अब सिविल सोसाइटी के लिए न्याय हो, सिविल सोसाइटी के लिए कार्य हो, तो सिविल सोसाइटी फिर एक पॉलिटिकल सोसाइटी को जन्म देती है, यानी एक ट्रस्ट के आधार पर, फिर सामाजिक अनुबंध के आधार पर नहीं, फिर एक ट्रस्ट के आधार पर सरकार की रचना होती है, विधायी आदि अंगों की रचना की जाती है, और वे इस सामाजिक अनुबंध के आधार पर बने सिविल समाज के लिए, नागरिक समाज के लिए भूमिका का निर्वाह करते हैं। और फिर तीसरी बात वही ये तय करते हैं कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए कैसे कर आदि लगाए जाएंगे और उनका कैसे संग्रहण आदि होगा। तो इस प्रकार बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से लॉक ने यह बताने की कोशिश की है कि राज्य कैसे निर्मित हो रहा है,
राज्य समाज में लोगों के साथ मिलकर बनने वाले अनुबंध के आधार पर निर्मित हो रहा है। और यहीं से जो पहले सिविल सोसाइटी जन्म लेती है सामाजिक अनुबंधों के आधार पर, और फिर इसी सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी यानी सरकार का जन्म होता है, और फिर सरकार लोगों के लिए कार्य करती है। तो ये सामाजिक अनुबंध का थॉट हो गया लॉक का। इन्हीं बातों को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, हम लोगों ने चर्चा की। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के दावे को न्यायोचित ठहराने वाले कारकों की व्याख्या करें। वो जो क्वेश्चन हमने लिया था, ये जो क्वेश्चन हमने लिया था, ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था और फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारे खंडों में बटा हुआ है, तो हम लोगों ने इसलिए इसी आधार पर क्वेश्चन ले लिया। तो एक क्वेश्चन हमने लॉक से रिलेटेड ले लिया, दूसरा क्वेश्चन आईआर, ये सेकंड पेपर, ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन जो जीएस का पेपर 2 है उससे भी रिलेटेड है, वहाँ भी उतना ही महत्व रखता है, वहाँ भी उसकी उतनी ही रेलेवेंसी है। और यह आईआर के लिए, और आईआर के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीएसआईआर के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमें क्या रिस्पॉन्स करना होता है। ये कह रहा है भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के दावे को न्यायोचित ठहराने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को वैलिडेट करते हैं? वो कौन से कारक हैं? हमें उन कारकों को जस्टिफाई करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद जिस पर्पस के लिए बनाई गई, उस पर्पस को वह फुलफिल कर पाने में पूरी तरीके से सामर्थ्यवान नहीं रही है, सक्षम नहीं रही है। सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी विश्व के एक पुलिस मैन के रूप में, कि वह पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, इन सारी बातों की निगरानी करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में कार्य करेगी, सभी देशों के सहयोग से कार्य करेगी। लेकिन ये उसकी भूमिका होगी। कहीं भी अगर कहीं कोई विवाद आदि उत्पन्न होता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विघ्न उत्पन्न करता है, तो ऐसे विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी भी इसकी होगी, क्योंकि बेसिक पर्पस है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना की जाए। लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में उत्पन्न हुई संस्था थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां शीत युद्ध जैसी थी। शीत युद्ध का समापन हो चुका है, पूरा विश्व नए समीकरणों में परिवर्तित हो चुका है। इस बदले हुए समीकरण में वर्तमान सुरक्षा परिषद अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि सुरक्षा परिषद में सुधार का अनुभव किया जा रहा है, और यह बात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वयं भी कह चुके हैं। तो अब सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसमें एक सुधार पर बल दिया जाता है कि सुरक्षा परिषद की संख्या को बढ़ाया जाए। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। बाकी 10 मेंबर अस्थायी सदस्य होते हैं, 2-2 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं, वो हम लोग जानते हैं। तो भारत ये चाहता है और भी देश ये चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले, परमानेंट मेंबरशिप मिले, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबरशिप है। इस 5 परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ा करके संख्या बढ़ाई जाए और इसमें भारत को भी सदस्यता दिलाई जाए। बाकी अन्य बातें भी हैं, इसके लिए G4 बनाया गया है, वो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम उस नज़रिए से वहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा केवल स्पेसिफिक फोकस होगी भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे को, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है, क्वेश्चन यही है।
तो ये संदर्भ है, ये परिप्रेक्ष्य है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का, और इस संदर्भ में हमें बताना है कि कौन कौन सी ऐसी बात है जो भारत के लिए फेवर की है, कि भारत को वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वे कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के इस दावे का समर्थन करती हैं? तो पहली बात तो यही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरे विश्व की 1/5वीं आबादी, 1/5 पॉपुलेशन, पूरे विश्व का 1/5 पॉपुलेशन साइज, पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/5 भाग अकेले भारत में निवास करता है, और भारत का सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये तो न्यायोचित संस्था नहीं है, ये तो न्यायोचित संस्था नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस संस्था का भारत सदस्य नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस संस्था का कोई महत्व नहीं है। ये बात सुरक्षा परिषद के लिए पूरी तरीके से अप्लाई होती है, क्योंकि विश्व की अकेले 1/5 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देश का सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे सुरक्षा परिषद का कोई महत्व भी विश्व के लिए नहीं है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी दावेदारी तो यही है। इसके अलावा ये अकेला पॉइंट नहीं है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करने वाला देश है। हमारा डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, सरकार से, राज्य से यह अपेक्षा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करेगा, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। और हमने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समुचित आदर किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बाध्यता का गुण नहीं पाया जाता जैसे देश के कानूनों में होता है, लेकिन फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का न केवल सम्मान करता रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उचित पालन भी, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उचित आदर और पालन भी करता रहा है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे सहिष्णु राष्ट्र है। हमारी भारतीय संस्कृति सहिष्णुता की संस्कृति रही है। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व बंधुत्व की संस्कृति के आधार पर कार्य करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हम इसी भावना से कार्य करते रहे हैं। हमारी प्रत्येक सरकारें इसी भावना के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका का निर्वाह करती रही हैं। भारत ने कभी दूसरे राष्ट्र की जमीनों के प्रति आंख उठाकर नहीं देखा। हमने दूसरे देशों की जमीनों को कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हमने दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि दूसरे देश भारत के लिए ऐसा करते रहे हैं। यह हमारी सहिष्णुता का स्पष्ट उदाहरण है। तो भारत विश्व के सबसे सहिष्णु राष्ट्र में शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की संस्कृति पर आधारित ऐसी संस्कृति को पोषित करने वाला विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे चलता है। इसके अतिरिक्त, और न केवल हमारी ये संस्कृति है, न केवल हमने इसको सांस्कृतिक रूप से आत्मसात कर रखा है, बल्कि हमने व्यावहारिक रूप से इसका प्रकटीकरण भी किया है। कोविड-19 इसका बेहतर एग्जाम्पल। कोविड-19 के दौर में जब पूरे विश्व में तबाही का दौर चल रहा था, ऐसे समय में भी भारत ने न केवल अपने देश के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा, बल्कि उसने विश्व के लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा। 147 कंट्रीज में भारत ने दवाइयों की सप्लाई की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई की, और उसी रेट पर सप्लाई की जो निर्धारित है। भारत ने लाभ नहीं उठाया कि कोविड का दौर है, चलो कीमतें बढ़ा लेते हैं और लाभ कमा लेते हैं, जैसा कि चीन ने किया। भारत ने नहीं किया। लेकिन चीन जैसा देश सुरक्षा परिषद का मेंबर है, जो स्वार्थी है, जिसने लाभ उठाया। लिखते नहीं है हम ये शब्द, ये मैंने बता दिया कि ऐसा प्रयोग नहीं करते, लेकिन क्योंकि चीन को हमें संदर्भ में लेना ही नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में समझाने के लिए लिख रहा हूं। केवल ये समझाने वाली बात है, ये लिखने वाली बात नहीं है कि चीन ने किया लेकिन देखो भारत ने नहीं किया।
हम केवल इतना लिख सकते हैं, चीन वाला संदर्भ तो केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है, लिख नहीं सकते। हम केवल इतना लिख सकते हैं कि विश्व में ऐसे अवसर उत्पन्न होने के बावजूद भी भारत ने न केवल 147 कंट्रीज को दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सारी बातों की सप्लाई की, बल्कि सभी देशों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत का पालन करते हुए, समान व्यवहार के सिद्धांत का पालन करते हुए, न्याय संगत व्यवहार के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। विश्व में किसी दूसरे राष्ट्र ने ऐसी उदारता का परिचय कोविड के दौरान नहीं दिया है जिस तरीके की उदारता का परिचय भारत ने दिया है। और शायद मुझे लगता है यही संदर्भ है जिस संदर्भ के कारण यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व शांति, सुरक्षा से संबंधित जितने मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मुखरता से इन मुद्दों को भारत उठाता है, उतनी मुखरता से ये मुद्दे भारत के अतिरिक्त अन्य देश प्रायः नहीं उठाते। जैसे धन शोधन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग, गंदे धन को शुद्ध करना। इसी तरीके से आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद की समस्या है। पूरा विश्व वैश्विक आतंकवाद से ग्रसित है, लेकिन आतंकवाद की चुनौती से लड़ने के प्रति जो प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत प्रकट करता है और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकों में उठाता है, उतनी प्रतिबद्धता के साथ कोई अन्य देश आतंकवाद जैसे मुद्दों के प्रति न तो प्रतिबद्धता प्रकट करता है और न ही उसे लोगों के सामने लेकर आता है। और आतंकवाद के लिए जो फाइनेंस का काम करता है, जो वित्त पोषण का काम करता है, धन शोधन जैसे अपराध, ऐसे धन शोधन जैसे अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए जितनी सक्रियता भारत की ओर से निभाई जाती रही है, उतनी सक्रियता विश्व के अन्य देशों ने निभाई नहीं है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रूप में जो एक्टिव इनिशिएटिव है, जो सक्रिय भूमिका है, वो भारत अन्य देशों की तुलना में ज्यादा निभा रहा है। एक बात। दूसरी बात, भारत जब इस प्रकार का एक्टिव इनिशिएटिव लेता है तो उसमें भारत का अपना कोई निजी अकेला स्वार्थ नहीं है, वो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए ऐसा करना चाहता है। जबकि अगर विश्व के कोई देश ऐसे मामलों को उठाते हैं, ऐसे मामले सामने लाते हैं, तो उसमें उनका अपना एक स्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ का कोना होता है। स्वार्थ हमारा भी है कि हम आतंकवाद से ग्रसित हैं, लेकिन हम केवल अपने देश को आतंकवाद से मुक्त नहीं करना चाहते, हम पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्त करना चाहते हैं। यहां हमारा स्वार्थ नहीं है। जबकि अन्य देश अगर आतंकवाद पर बात करते हैं तो उनके लिए अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, अच्छा आतंकी, बुरा आतंकी, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करके आतंकवाद पर चर्चा करते हैं, यानी आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं। हमारे लिए आतंकवाद केवल आतंकवाद है और आतंकी केवल आतंकी है। भारत कभी भी आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाता। हमारी विदेश नीति इस मामले में बहुत मुखर और बहुत स्पष्ट है, और ऐसी भूमिका विश्व के अन्य देश नहीं निभाते। तो वास्तव में पुलिसमैन के रूप में, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रूप में जितना एक्टिव, जितना सक्रिय और जितना प्रोग्रेसिव रोल भारत निभा रहा है, विश्व के आज कोई भी देश उतने एक्टिव और प्रोग्रेसिव रोल निभा नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से कहें तो भारत नेतृत्व की भूमिका में है। विश्व शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारत नेतृत्व की भूमिका में है। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के दौरान अगर पूरे विश्व की निगाहें किसी भी एक देश पर आकर रुकती हैं कि इस युद्ध को रोक सकता है, तो वो भारत है। और ये बात फैक्ट है। यूरोपीय देशों ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, यूक्रेन ने खुद कह दिया, सभी देशों ने इस बात को खुलकर अभिव्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया कि अगर भारत चाहे तो युद्ध रोक सकता है। अर्थात सुरक्षा परिषद चाहे तो युद्ध नहीं रोक सकता, भारत चाहे तो युद्ध रोक सकता है। यानी भारत नेतृत्व कर रहा है विश्व का, सुरक्षा परिषद नहीं कर रही है नेतृत्व। तो ऐसा देश जो विश्व में सारे देशों का इतना अधिक विश्वास प्राप्त कर चुका है, जिसके नेतृत्व पर विश्व के सभी देशों को विश्वास है, उसे ही सुरक्षा परिषद में स्थान नहीं है। तो सुरक्षा परिषद में स्थान मिलना चाहिए। ये बड़ा करंट से रिलेटेड एक तरीके से क्वेश्चन है, और ये टॉपिक विगत वर्षों में प्रासंगिक रहा भी है। चलो अगली बात,
यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है ना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन चलाता है। जिन देशों में आंतरिक विद्रोह की घटनाएं हैं, जो देश गृह युद्ध के संकट से ग्रस्त हैं, जिन देशों में इस प्रकार से आंतरिक अशांति है, उन देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भेजता है, पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। इस पीस कीपिंग फोर्स में विश्व के अलग अलग देशों से सैनिक और पुलिसकर्मी बुलाए जाते हैं, जो इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा होते हैं, और उन्हें उन देशों में भेजा जाता है। हम जानते हैं लगभग 71 मिशनों में से 49 मिशन में, लगभग 71 मिशनों में से 49 मिशन में भारत के सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने भूमिका निभाई। कितना बड़ा अनुपात है, आप स्वयं अंदाजा लगाएं। संयुक्त राष्ट्र के 71 मिशनों में से 71 मिशनों में से 49 मिशनों में भारत के सैन्यकर्मी और पुलिसकर्मियों ने हिस्सा निभाया है। 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मियों ने भागीदारी निभाई है, और 168 सैनिकों ने शहादत दी है, शहीद हुए हैं ऐसे सुरक्षा मिशन में। किसके लिए शहीद हो गए? अपने देश के लिए नहीं, विश्व के लिए शहीद हो गए। विश्व के लिए शहीद हो गए, अपने देश के लिए नहीं, दूसरे देश के लिए शहीद हो गए। जिस देश में पीस कीपिंग फोर्स चला के लिए गए थे, दूसरे देश के लिए शहीद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि विश्व बंधुत्व चाहते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं। इसलिए हमारे सैनिकों ने यह शहादत दी, विश्व की शांति के लिए दी, हमारे लिए नहीं दी अकेले, केवल अपने देश के लिए नहीं दी। ऐसा अनूठा उदाहरण विश्व में भारत प्रस्तुत करता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसा अद्वितीय उदाहरण भारत प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अद्वितीय उदाहरण वाले देश को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अवश्य होना चाहिए, और ऐसे देशों की भागीदारी के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जो मैंने अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको सुनाया। तो ये दावे हैं, ये क्लेम हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की सदस्यता न्यायोचित है सुरक्षा परिषद में। तो देखो, ये एक एक बात मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, उस पॉइंट को आप आराम से लिख सकते हो पॉइंट वाइज। तो इसी तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से है। इंडियन पॉलिटिक्स का भी पार्ट है, फर्स्ट पेपर में है। इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट बी में है। तो हालांकि पार्ट ए और पार्ट बी, पेपर 1 पेपर 2 का जो क्लासिफिकेशन है, ये केवल हमारे प्रिपरेशन के नज़रिए के लिए है। बाकी तो कभी भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट में स्विच करते रहते हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं अपनाया जाता वहाँ पर। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लिखा गया है, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तारित किया है, परीक्षण कीजिए। हालांकि मैंने इसे जनरल स्टडीज़ में पढ़ाया है, पढ़ाता रहा हूँ बहुत पहले से, तो क्योंकि जीएस का पार्ट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो हमने हमेशा इसे पॉलिटी में पढ़ाया है और लिखाया भी है नोट्स में। तो क्या है, अब चूँकि हमने पहले भी बताया है आपको, पहले लेक्चर में जब हम लोगों ने पीएसआईआर का इंट्रोडक्शन लिया है, तो हमने बताया कि पीएसआईआर पढ़ने से पॉलिटी और आईआर, जीएस के ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं, या ऐसे कहो कि जीएस और जीएस के पॉलिटी और आईआर, ये 2 टॉपिक पढ़ने से पीएसआईआर का भी काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों स्टेटमेंट कहे जा सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ये कह रहा है, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तारित किया है। अब देखो, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। पहली बात, दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का थॉट, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, जेआर मैंने लिख दिया,
जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यानी आधारभूत ढांचे की अवधारणा है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं दी गई है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आई है, न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है। हम लोग जानते हैं कि केशवानंद का केस है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। क्यों किया है वो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठभूमि बता रहे हैं, फिर आंसर क्या लिखना है इसकी चर्चा कर लेते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के माध्यम से, 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संसद ने संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस संविधान संशोधन को, इसके साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को केशवानंद भारती के मामले में चैलेंज किया गया था, और केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं आरोपित की और कहा कि संसद की सीमित संविधान संशोधन की शक्ति संविधान में वर्णित है, सीमाएं संविधान में ही अंतर्निहित हैं, और संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, आधारभूत ढांचे की अवधारणा आई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की थीम थी। या अब इसको लिखना कैसे है, हमें कैसे हम लिख सकते हैं, तो हम बताएंगे, इसमें इस बात को लिखेंगे कि आधारभूत ढांचे की अवधारणा और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इस तरीके से शुरू कर सकते हैं लिखने के लिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और आधारभूत ढांचे की अवधारणा दोनों एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों एक ही उद्देश्य को पूरा करती हैं। दोनों मूलाधिकारों और संविधान के उल्लंघन से बचाव उपलब्ध कराती हैं। दोनों अवधारणा का उपयोग मूलाधिकारों का उल्लंघन से बचाव करना है, संविधान का बचाव करना है, संविधान के उल्लंघन से रक्षा करनी है। इसी उद्देश्य के लिए दोनों संकल्पनाएं निर्मित की गई हैं। क्या कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन? न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आर्टिकल 13(2) में बताई गई है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की यह अवधारणा ऐसा कानून बनने से रोकती है जिससे मूलाधिकारों को छीना जा सके, कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो न्यायालय इन कानूनों की जांच करके ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है जिससे मूलाधिकारों को संरक्षण दिया जा सके। लेकिन संसद ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया, और आर्टिकल 13 में 13 क्लॉज 4 आर्टिकल 13 क्लॉज 4 शामिल कर दिया, जोड़ दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया गया, 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया, यानी आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा गया, और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन कानून नहीं है, विधि नहीं है। अब जब संविधान संशोधन कानून नहीं है और न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालय केवल कानूनों की समीक्षा कर सकता है, केवल कानूनों की जांच कर सकता है, केवल कानूनों का पुनर्विलोकन कर सकता है, और संविधान संशोधन को कानून की परिभाषा से बाहर कर दिया गया 24th अमेंडमेंट के द्वारा। इसका अर्थ ये हुआ कि संसद ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया और संविधान संशोधनों पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को छीन लिया। संसद ने 24वां संविधान संशोधन करके उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया, छीन लिया। स्वाभाविक सी बात है, यह संसद को संविधान संशोधन करने का असीमित अधिकार प्रदान कर देता है, जिससे संसद संविधान को और मूलाधिकारों को नष्ट कर सकती है। लेकिन यह संवैधानिक नैतिकता के अगेंस्ट होगा, यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध होगा। इसलिए केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की और न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय
संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन तो नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन वो केवल कानूनों का कर सकता है और संसद ने संविधान संशोधन को कानून से बाहर कर दिया, तो वह संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन तो नहीं कर सकता, लेकिन संविधान संशोधनों का आधारभूत ढांचे के आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जांच अवश्य कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यायालय ने डिक्लेयर नहीं किया। किसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर? किस आधार पर संविधान की किसी विशेषता को किस आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया जाएगा, न्यायालय ने नहीं बताया, जिससे कि संसद पुनः शक्तियों का दुरुपयोग कर न्यायालय की जांच करने की शक्ति को छीन न सके और न्यायालय के पास संविधान संशोधन की जांच करने का अधिकार रहे। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने केशवानंद भारती के जजमेंट को रद्द करने का प्रयास किया, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के ऐसे सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिन्होंने केशवानंद के मामले के जजमेंट को रद्द करने का प्रयास किया था। और इस प्रकार संसद को आधारभूत ढांचे में संशोधन करने से वंचित कर दिया गया। कुल मिलाकर समग्र रूप से या संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी कानूनों की जांच करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को देता है, जिससे मूलाधिकारों का उल्लंघन न किया जा सके, और न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन भी इसी उद्देश्य से किया कि संसद के संविधान संशोधन के असीमित अधिकार पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे संसद इस अधिकार का प्रयोग करके मूलाधिकारों को नष्ट न कर सके। इसलिए उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संसद के द्वारा छीने जाने से, संविधान संशोधनों पर छीने जाने से जो अंतराल उत्पन्न हुआ था, गैप उत्पन्न हुआ था, उस अंतराल की भरपाई आधारभूत ढांचे की अवधारणा ने की है। आधारभूत ढांचे की अवधारणा उस अंतराल को भरती है, पूरा करती है, और इस प्रकार आधारभूत ढांचे की अवधारणा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तारित करती है। बस ऐसे ही लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के। हमने बताया कि इसका पर्पस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा यहाँ नहीं है, वो हम अलग वीडियो में करेंगे, अलग समय पर आपको बताएंगे। क्लास के दौरान तो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हैं। तो हमारा पर्पस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो को अभी बहुत लंबा बनाना नहीं था। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आपके लिए, जिससे केवल ये समझ सकें हम कि देखो अलग अलग नेचर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस पर आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें अप्रोच करना है, और हमारे इर्द गिर्द की जो जानकारियां हैं, हमारे आसपास का जो नॉलेज है PSIR से रिलेटेड या जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, हम उसका उपयोग करके कैसे पॉलिटिकल साइंस में बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस केवल यही समझाना था, इसलिए वीडियो छोटा रखा गया है और केवल आज के डिस्कशन के लिए 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो IAS 2022 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, अभी इसी वर्ष हुआ है एग्ज़ाम, तो IAS 2022 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो केवल इन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। शेष सारे क्वेश्चन की चर्चा बहुत विस्तार से होगी, क्लास में तो होगी ही, अगले किसी वीडियो में भी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।